पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, आशीष कुकरेजा, सुमित बगरिया और साथ ही सिमित भौमिक भी। एक स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है वो है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर एनर्जी जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, वहां पर एसेट्स बेचने का प्लान इनका था और वो पूरा किया। 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे जीएमआर इंफ्रा, क्योंकि कर्ज काफी है और ऐसे में ये एसेट बेचना पॉजिटिव हो सकता है। 12.5 रुपए के आसपास स्टॉक बंद हुआ है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का? क्या कहेंगे आप सुमित, क्या करना चाहिए ट्रेड इस स्टॉक में? आई थिंक अनिल जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल वीक है। पिछले कई दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है 11.5 से 12.5 रुपए के बीच में। आज अगर ये क्लोजिंग दे देता है 13 रुपए के ऊपर, तो इसके अंदर एक फ्रेश बाइंग बन सकती है, जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में शायद हो सकता है 14.5 से 15 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। तो इसको अगर बाइंग करनी है तो 13 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। अगर 13 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 12 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस बहुत हो गया ट्रेड करने के लिए जीएमआर इंफ्रा के अंदर। और ऊपर में फिर टारगेट हम मान सकते हैं 14.5 से 15 रुपए तक के इमीडिएटली, और शायद एक्सटेंड होकर 16 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर बाइंग स्ट्रिक्टली 13 रुपए के ऊपर 12 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो ये राय जीएमआर इंफ्रा पर निकल कर आ रही है। लेकिन कल हमने देखा था आशीष, काफी सारे शुगर शेयर फोकस में थे, पेपर शेयरों में एक दमदार रैली देखने को मिली। फंडामेंटल्स देखकर कोई कंपनी जो आपको पसंद हो इस दोनों स्पेस से, या अवॉइड लिस्ट में है आपके? देखिए, कुछ कमोडिटीज में डेफिनेटली एक स्पाइकअप है, लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक्स में मूवमेंट दिखाई है, वहां पे मुझे और अपसाइड का रुझान बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है। बट क्योंकि आपने ये कमोडिटीज साइकिल के बारे में एक डिस्कशन स्टार्ट की, तो आई वुड रादर लाइक टू एक्सटेंड माय डिस्कशन इफ यू अलाउ। सो हमें टी स्टॉक्स इन स्तरों पे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे क्रॉप्स बहुत खराब हुई हैं और काफी एडवांटेज है यहाँ पे इंडियन कंपनीज के पास। सो 2 ही 3 प्लेयर्स हैं जो इस समय ध्यान में आते हैं, चाहे वो हरिसन मलयालम में और धनिष्ठी टी हो। धनिष्ठी टी एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है कि टी स्टॉक्स में आपको अपसाइड ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू पेपर एंड शुगर स्टॉक्स। ओके, चाय के शेयरों पर रखिए नजर, यहां पर गर्मी आपको दिख सकती है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। एक्शन बता दूं आपको कहां है। 32 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 14 अंकों का। तो मामूली कमजोरी के साथ निफ्टी ने शुरुआत की, लेकिन स्टॉक्स जो एक्शन में है, एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस में मामूली कमजोरी है इस वक्त, ये कुछ एक स्टॉक है। लेकिन आज शुरुआती कारोबार में कोई बड़ी उछाल या बड़ी गिरावट वाला मामला दिख नहीं रहा है। कोटक बैंक 1.5% मजबूत है। डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट जैसे शेयर थोड़े बहुत मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। रुपए की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ हुई है, 8 पैसा कमजोर होकर 66 इस लेवल पर रुपए ने की है आज की शुरुआत। तो ये है करेंसी मार्केट का हाल। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और राय लेते हैं उनसे कुछ और स्टॉक्स पर। सिमी में आपकी ट्रेडिंग कॉल्स देख रहा था, आपने 3 स्टॉक चुने और तीनों में खरीदारी की राय, और उनमें सबसे ऊपर है केपीआईटी। बताइए इसके बारे में। देखिए, केपीआईटी लास्ट फरवरी के महीने में जब ये 108 का लेवल छुआ था, उसके बाद से ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 160 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। तो इस ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में ये स्टॉक एटलीस्ट 173-75 का लेवल छू सकते हैं। इनफैक्ट आज ही के दिन के लिए मैंने मेरा टारगेट 173-75 का रखा है। स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगी 158 के नीचे, और ये पोजीशन में लॉन्ग जाऊंगी जब तक ये स्टॉक 160 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज परफॉर्म करने वाला है। ऑलराइट, चलिए तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में तेजी की राय सिमी की तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन कल एचयूएल के नंबर्स आने के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू निकल कर आ रहा है, चलिए ये आपको बताते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? अगर एचयूएल को देखें तो काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। उसमें अगर आप पहले क्रेडिट स्विस की रेटिंग देखेंगे तो उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को अभी भी कायम रखा है, हालांकि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, और 930 का लक्ष्य अभी भी उनकी तरफ से है। उनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2017 के बाद अब यहाँ पे कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स आपको थोड़े से सबड्यूड ही रहे और वॉल्यूम ग्रोथ में आपको पूरे ध्यान जरा रखना होगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आगे चल के अगर आप जो ड्राइविंग फैक्टर है वो वॉल्यूम ग्रोथ ही रहने वाला है। इसके अलावा सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई है एचयूएल को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है उन्होंने इसकी भी बरकरार रखी है, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है इस पे, और एक करीब 800 रुपए तक के टारगेट के साथ इस पे है। इनका कहना है कि आगे आने वाले चल के FY 17-18 में ईपीएस भी घट जाएगी इससे 2 से 3%, और मार्जिन बढ़ने के से ही कम से कम कंपनी का मुनाफा बेहतर होगा, और वॉल्यूम पे भी इनको भी ज्यादा फोकस करना होगा। हालांकि इनका कहना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स इनका भी मानना है कि थोड़ा दबाव भरे ही रह सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भी रिपोर्ट दी है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है 860 के टारगेट के साथ।
उनका कहना है कि प्राइस ग्रोथ थोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी आने वाले दिनों में भी बजाय वनस्पति वॉल्यूम ग्रोथ के। और लेकिन इनका एक और मामला है कि आगे चल के अगर वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार होता है तभी जाके फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस वॉल्यूम ग्रोथ पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल रिजल्ट्स भी खराब होते हुए दिखे थे। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की भी रिपोर्ट है HUL पे, उनका कहना है कि 975 चेक जाएगा। इनका यह मानना है कि जो बायबैक और स्पेशल डिविडेंड का है, ये खबर आई, ये अपने आप में काफी बेहतर है। और उनका ये भी मानना है कि आगे चल के जो एक्साइज ड्यूटी का रिलीफ जो कट मिलने थे वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं और अब ये पूरी तरह से कंपनी को अब ज्यादा हर्ट नहीं करेगा इनकी बैलेंस शीट्स को, क्योंकि हैबिचुअल अब हो चुके एक्साइज के जो बेनिफिट्स इनको मिलते थे वो जो कट हो रहे हैं। इसके अलावा डॉच बैंक की भी एक रिपोर्ट है HUL पे, उनका कहना है कि होल्ड करें इसको और 870 तक का टारगेट दिया इन्होंने। FMCG की दिक्कतों पर उन्होंने कहा है कि अभी भी ये बनी रहेंगी क्योंकि इनको नए कई जगहों से इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है और इनका ये भी मानना है कि मांग सुधरने से आगे चल के जो रूरल पेनिट्रेशन होगा उससे इनको बेनिफिट मिलेगा। प्राइसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अगर मेंटेन रहती है तो शायद हो सकता है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कुछ ज्यादा मोमेंटम ना आए। लेकिन डिम्पल, टाटा मोटर्स पर भी रिपोर्ट्स आई आज। बिल्कुल, टाटा मोटर्स को लेकर भी मैक्वारी ने एक रिपोर्ट दी है और उनका ये कहना है कि आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है और उनकी लिस्ट में उनका सबसे पसंदीदा शेयर अगर ऑटो पैक में है वो टाटा मोटर्स ही है। उनका कहना है कि जो JLR वॉल्यूम ग्रोथ है वो CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो करीब 20% से बढ़ रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। और उनका ये भी मानना है कि FY 16-18 में ग्रोथ नए मॉडल के साथ आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। टाटा मोटर्स को लेकर क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि आउट परफॉर्मेंस रेटिंग उनकी तरफ से दी गई अभी भी और 470 तक का टारगेट है। उनका कहना है कि FY 17 में जो वॉल्यूम गाइडेंस पर पूरी तरह से कंपनी का फोकस होगा, अगर नए प्रोडक्ट के साथ क्योंकि मार्केट ने अच्छा शेयर बना रखा है, अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं तो नो डाउट एक पसंदीदा शेयर उनकी लिस्ट में आ जाएगा। टाटा मोटर्स पर भी सिटी की राय है, उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 425 का टारगेट है। उन्होंने कहा कि अगर US बाजार में लड़खड़ाता है तभी इनको निराशा मिलेगी, अदरवाइज कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति काफी हद तक ठीक चल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको ओवर रेटिंग दी है करीब 455 के टारगेट के साथ। उनका कहना है कि अप्रैल में भी जैगुआर के जो आंकड़े आए हैं, बिक्री मजबूत है, वो आगे चल के आगे भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो अप्रैल के रिटेल के जो JLR के नंबर्स आए हैं उसमें इजाफा देखने के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना व्यू जो है वो तेजी कर रखा है। शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा सेगमेंट का। जी हाँ, जैकपॉट शेयर। और कुछ दिनों पहले जैकपॉट के तौर पर आशीष ने आपको HOV सर्विसेज का शेयर बताया था। देखिए, पिछले एक हफ्ते में 50% के रिटर्न वो शेयर आपको कमा कर दे चुका है। जानते हैं आशीष से आज उन्होंने कौन से शेयर को जैकपॉट का दर्जा दिया। आशीष बताइए। आज एक ऑर्डिनरी शेयर ने DVR है हमारे रडार पर और ये DVR है जैन इरिगेशन सिस्टम्स का। क्यों पसंद आ रहा है, दो पार्ट में तोड़ूंगा इस जवाब को। एक तो जैन इरिगेशन एज अ बिजनेस क्यों पसंद आ रहा है और दूसरा DVR इस समय ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों नजर आता है। पहले तो जैन इरिगेशन का कारोबार समझ लीजिए। एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, हम जानते हैं इसे माइक्रो इरिगेशन के लिए, बल्कि ये कंपनी पाइप्स, फूड प्रोसेसिंग वगैरह के कामकाज में है। यानी कि इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो इरिगेशन कंपनी है ये। वन ऑफ द लीडिंग या फिर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिए प्लास्टिक पाइप्स की है इस देश में, जिसमें बहुत वाइड रेंज है पाइप्स और फिटिंग्स की जो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इनफैक्ट ये कंपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोसेसिंग के कामकाज में और दुनिया भर में सबसे बड़ी मैंगो प्रोसेसर है ये कंपनी। यही नहीं, ये कंपनी की एक रिन्यूएबल एनर्जी की डिवीजन भी है जिसमें फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स, सोलर वाटर हीटर्स, सोलर प्लम्बिंग सिस्टम्स, लाइटिंग, अप्लायंसेज, ये सब बनाने का काम करती है कंपनी। इसके अलावा एक टिश्यू कल्चर डिवीजन है, एक NBFC कंपनी है, इसके अलावा PVC शीट्स तक ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट जिसका टर्नओवर इस समय $1 अरब यानी कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इनफैक्ट इस कंपनी के दुनिया भर के 4 कॉन्टिनेंट्स में 30 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं और 126 देशों को यह कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। पसंद क्यों आ रहा है? एग्री स्पेस की कंपनी है, 2 सालों से मॉनसून हमें परेशान करा है। 2014 में मॉनसून 12% एफिशिएंट था, 2015 में 14% एफिशिएंट था और इस बार चाहे आप स्काईमेट की माने, इस बार चाहे आप IMD की माने, मोस्ट प्रोबेबली एक अबव नॉर्मल मॉनसून आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों का प्रेडिक्शन है कि इस मॉनसून के एंड होते होते इस देश में ला नीना कंडीशंस देखने को मिलेंगी। आसान शब्दों में इसका इंडिकेशन है कि 2017 का मॉनसून भी शायद बेहतर होने वाला है इस देश में। और अच्छा मॉनसून और कॉन्सिक्वेंटली जब हायर फार्म इनकम्स होंगी तो भरपूर फायदा मिलेगा डोमेस्टिक माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री को। और इस गेम के टॉप पे इस इंडस्ट्री में तो जैन इरिगेशन आपको नजर आएगा। इस इंडस्ट्री में जो 2 साल के मैं डेफिशिएंट मॉनसून की बात कर रहा हूं, उसके बाद वाटर स्केर्सिटी आज हमें देश में देखने को मिल रही है, जिस तरह की दिक्कत है। और उस दिक्कत के चलते आपको याद होगा कई सरकारें कह रही हैं जुडिशियस यूज होना चाहिए फार्म लैंड्स में भी, खेतों में भी पानी का, और इसीलिए MIS पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने बीते बजट में याद रखें जो सब्सिडी दी जाती है
माइक्रो इरिगेशन पे उसमें 30% का इजाफा कर दिया था। ना सिर्फ केंद्र सरकार ऐसा कर रही है बल्कि कई राज्य सरकारें भी अब इस पे फोकस करती हुई, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, साल 2017 तक जितने भी केन प्रोड्यूसर्स हैं उनको माइक्रो इरिगेशन में तब्दील होने को कहा गया है, अदरवाइज उनका क्रशिंग के लिए गन्ने का इस्तेमाल नहीं होने वाला। तमिलनाडु ने जो सब्सिडी दी जाती है माइक्रो इरिगेशन पे उसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। तो इस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट बड़े स्ट्रांग नजर आते हैं। पहले आपको माइक्रो इरिगेशन समझा दूं इंपॉर्टेंट क्यों है। एक इरिगेशन टेक्निक है जिसमें खास तौर पे रेगुलेटेड सप्लाई करी जाती है वाटर की प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, यानी कि जड़ों में, और इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है। इसके चलते क्रॉप ईल्ड जो होती है उसमें 20 से 30% का इजाफा देखने को मिलता है। ना सिर्फ क्रॉप ईल्ड में इंप्रूवमेंट होता है, सेविंग्स होती है लेबर में 30 से 50% की, पानी की 30 से 40% की, और बिजली की 40 से 50% के आसपास की सेविंग्स होती है। करंट इंडस्ट्री 4,500 करोड़ रुपए की है इस देश में, और सिर्फ 11% जमीन जो इरिगेटेड लैंड है वो माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आती है। तो वाइड स्कोप है, और जिस तरह के मैं पॉजिटिव गिना रहा हूं, आगे का आउटलुक बहुत साउंड नजर आता है। और एक अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि बहुत कम कंपटीशन है, सिर्फ महज 2 से 3 प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में इस देश में, और जैन इरिगेशन में सबसे बड़े प्लेयर्स के तौर पे सामने है। इस कंपनी की बैलेंस शीट को लेकर इश्यूज थे इस साल। ध्यान रखें, मार्च में इस कंपनी ने $120 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी, अपनी पेरेंट टेबल पे इक्विटी वैल्यूएशन करा, अपनी फूड प्रोसेसिंग सब्सिडरी में स्टेक सेल करा। इस रकम का इस्तेमाल ये कंपनी अपनी डेट बर्डन को कम करने में करने वाली है, कर्ज कम करेगी, और साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग कारोबार है जो कि 15% से ज्यादा के CAGR से ग्रो कर रहा है, उसके आगे के डेवलपमेंट, उसके आगे के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक तो ये जो फंडिंग हुई है बड़े फेवरेबल वैल्यूएशंस पे हुई है प्रमोटर्स ने, और जो कंपनी है मंडाला कैपिटल जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो तगड़े प्रीमियम पे ये निवेश करने वाले हैं। कन्वर्जन 80 रुपए के आसपास होने वाला है। साथ साथ जो डेट लेवल्स हैं मार्च एंड तक, FY15 के एंड तक 2 टाइम्स डेट इक्विटी था, जो इस साल के एंड तक 1.2 टाइम्स पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो डेट लेवल्स बड़े कंफर्टेबल होंगे। मंडाला कैपिटल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाया है। मंडाला कैपिटल जानी जाती है इस देश में फूड और एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने के लिए, खासतौर पर वो कंपनीज जो उनको लगता है कि एक लीडर बनने की गुंजाइश है भारत में, रीजन में या दुनिया में। और ऐसी कंपनीज में मंडाला कैपिटल ने जब इस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में पैसा लगाया था तो मूल्यांकन कर रहा था 2300 से 2800 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि प्रेफरेंशियल बेसिस CCDs को मैं इंक्लूड कर लूं तो। और इस कंपनी का, पूरी कंपनी का इस समय मार्केट कैप कल की क्लोजिंग पे सिर्फ 2900 करोड़ रुपए का है जैन इरिगेशन का। तो फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी में तगड़े वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जो कंसर्न्स थे बैक टू बैक 2 खराब मानसून के, अब अच्छे मानसून के बाद वो कंसर्न्स खत्म होंगे। MIS का पेनिट्रेशन इस देश में बढ़ता हुआ नजर आएगा, सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न्स थे, बैलेंस शीट स्ट्रेस अब लगातार कम हो रहा है, और वैल्यूएशन जो इसकी फूड सब्सिडी को दिए हैं वो ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिए बहुत कंफर्टेबल नजर आते हैं, इसलिए जैन इरिगेशन पसंद है। अब ये DVR क्यों पसंद ज्यादा आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक और DVR है इस देश में, वो है गुजरात नारी कोक का, लेकिन वो पेनी स्टॉक है, उसे हटा देता हूं। जो 3 लिस्टेड DVRs हैं आपकी स्क्रीन पर, डिस्काउंटिंग देखिए लगातार नैरो डाउन हो रही है। फ्यूचर रिटेल महज 8% DVR डिस्काउंट पर ट्रेड करता है ऑर्डिनरी शेयर के। टाटा मोटर्स डिस्काउंट एक समय 40% से जो घटकर 28% हो चुका है। जैन इरिगेशन अभी भी 40% के डिस्काउंट पे कामकाज करता है। तो एक तो जैन इरिगेशन के शेयर में जो उछाल आएगा उसका फायदा, और अगर डिस्काउंट नैरो डाउन होता है तो दोहरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा जैन इरिगेशन के DVR में, इसलिए आज ये हमारे रडार पे। जैन इरिगेशन DVR ये है आज का जैकपॉट शेयर, और स्टॉक है 9% ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में। आप देख सकते हैं 45 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में बेहद मजबूती दिख रही है भारतीय बाजारों में। निफ्टी हरे निशान में दिख रहा है, SGX निफ्टी जो 30-35 अंक नीचे था, हम मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ट्रेडिंग के मौके आपके लिए कहां है। आज की टॉप 20 ट्रेडिंग कॉल स्टॉक 2020 की अपडेट देख लीजिए। मेरी पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। ग्लोबल माइनिंग्स और मेटल शेयरों में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, और कल भी हमने देखा था अपने हाई से नीचे जाकर ये स्टॉक्स में समाप्ति दी थी। वेदांता, हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर में आज दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तेजी का ध्यान रखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हर रोज 52 हफ्ते बैठक होने वाली है 17 तारीख को, और उसमें वारंट्स को कन्वर्जन होगा इक्विटी में प्रोमोटर्स द्वारा, ये पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। SRE इंफ्रा के लिए अच्छी खबरें यहां पर आती हुई, नंबर्स अच्छे आने वाले हैं बृहस्पतिवार को, इसी एक्सपेक्टेशन में यहां खरीदारी करिए। जेट और स्पाइस जेट में तेजी का ध्यान है, कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट गिरावट देखने को मिली है। निटको टाइल्स पर भी नजर रखिए, कमोडिटीज की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, रियल एस्टेट बिल जो लागू होने वाला है उसके चलते जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डर्स तेजी से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वरना उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आप देखिए निटको टाइल्स को तेजी का ध्यान रखना चाहिए। और NIIT इसके
इसके आज नतीजे आने वाले हैं, अच्छे परिणाम की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, यहाँ पर भी तेजी का ही ध्यान आप आज रखें। फटाफट से देखिए 10 के 10 शेयर जिसमें एक ही सेल है पीसी ज्वेलर्स, वो इस वजह से रखा गया है क्योंकि कल अक्षय तृतीया के बाद जब रिपोर्ट्स आई तो ये साफ पता लगा कि पूरी तरह से फेलियर ही साबित हुआ, खास सेल्स के आंकड़े मिले नहीं है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर फायदा आज आपको मिलेगा वो 3 रियल एस्टेट काउंटर जो पहले लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, पार्श्वनाथ, ओमेक्स और एनबीसीसी। असल में सरकार अब ईपीएफओ की तहत करीब 5 करोड़ धारकों को, ईपीएफओ धारकों को मकान दे सकती है, इस तरह की योजना बना रही है। इसका तीनों शेयर्स को बड़ा बेनिफिशियल होगा, 2 प्राइवेट कंपनीज हैं और एक सरकारी कंपनीज है। इसके अलावा टेक्समैक और रेल पे आप नजर रखें, नॉर्थ ईस्ट में सरकार जो पेनिट्रेशन बढ़ा रही है इसका फायदा होगा इसको, सिंटेक्स, कच्चे तेल और साथ ही अच्छे डिमांड की वजह से मजबूती दिखाएगा। इसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल पे आप नजर रखें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है फ्री हिट शेयर जो कि हमारा बॉम्बे रेन है, यहाँ पे 165 का सीडीआर के बेसिस पर लोगों पैसा दिया जा रहा है कर्जधारकों को, साथ ही जीएमआर इंफ्रा पे भी 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं इन्होंने कुछ एसेट्स बेच के। इन सभी शेयर्स के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखेगा। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आपको देंगे ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके। और प्री ओपनिंग सेशन पर एक बार आपको बता दूं क्या अपडेट है। 6 अंक नीचे है सेंसेक्स और 7 अंक ऊपर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी मामूली हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 16,700 के पार खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। इनफैक्ट ये वो लेवल है बैंक निफ्टी का जो कल का हाई है 16,712, बिल्कुल वहीं पर खुलने की तैयारी यहां पर आती हुई दिख रही है। आइए स्टॉक्स जो एक्शन में वो बता दूं। जैकपॉट शेयर जेन इरिगेशन डीवीआर 9% ऊपर दिख रहा है, लेकिन जीएमआर इंफ्रा एक और स्टॉक है जो 1.5 से 2% की मजबूती दिखा रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी जो खबरें आने की 2000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं अपनी जीएमआर एनर्जी ग्रुप कंपनी में स्टेक बेचकर, वो पॉजिटिव है कर्ज कम करने के लिए। आज से तो जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में कर्ज कम कर रही है बाजार उससे पॉजिटिव ले रहा है। कमजोर क्या है, रिको इंडिया लगातार निचला सर्किट आज भी है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो शुरुआत करते चलते भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 7 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 5 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एकदम शांत शुरुआत करना होगा, ये आती हुई दिख रही है। थोड़ा फिसलते हुए 25 अंक नीचे अब सेंसेक्स है और 7 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा निफ्टी में। कमजोरी कहां है? कमजोरी है हिंडाल्को में 2% का नुकसान, टाटा मोटर्स 1.25% कमजोर, बैंक्स थोड़े से ढीले होते दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा थोड़ा नुकसान है। तो बैंक्स नीचे हैं, मेटल्स नीचे, टाटा मोटर्स अपने ग्लोबल सेल्स के आंकड़ों के बाद 1.25% कमजोर होता दिख रहा है, लेकिन कमजोरी को लीड कर रहा है हिंडाल्को। मजबूत किया है लीवर 1% की मजबूती के साथ टॉप गेनर और उसके ठीक पीछे अदानी पोर्ट। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको कहां एक्शन है। सबसे ज्यादा कमजोर हिंडाल्को और पीसी ज्वेलर्स जो 2.25% कमजोर है। जस्ट डायल इस स्टॉक पर नजर रखिए, कल भी ये गिरा था, आज 2.25% का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है शुरुआती कारोबार में। लेकिन इसके अलावा मेटल्स माइनिंग, वेदांता, एनएमडीसी, ऑयल से जुड़े शेयर, ऑयल इंडिया, केन इंडिया, ये तमाम शेयर हैं जो दबाव में दिख रहे हैं। मजबूत क्या है? जेन इरिगेशन अपने डीवीआर को फॉलो करता हुआ 2% मजबूत है। और केपीआईटी जो बाजार खुलने के पहले ही रिकमेंड कर रही थी, सिमी कह रही थी कि आज के लिए खरीदिए, ये स्टॉक 2% मजबूत खुला है। यहां पर थोड़ी बहुत तेजी बनती दिख रही है। वोखार्ड में थोड़ी रिकवरी कल की जो हुई है वो निचले स्तर से आज भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ग्लेनमार्क मजबूत है। तो थोड़े बहुत फार्मा शेयरों में, मिड कैप फार्मा शेयरों में खरीदारी। बाजार एकदम शांत स्टेबल, 4 अंक ऊपर सेंसेक्स, आधा अंक ऊपर निफ्टी, यानी कि डायरेक्शन की तलाश में। और जस्ट डायल आज का एक्सीडेंट लगता है लाभ। देखिए जिस तरह से आज गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में इसके लिए नीचे के टारगेट दिए हैं 37% नीचे के, और हमने कुछ दिन पहले आपको इसी चैनल पर बताया था कि एक और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको डाउनग्रेड किया था। डाउनग्रेड का सिलसिला लगातार बरकरार है और एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर दरअसल यही है, अब 4% की नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ। केन इंडिया को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कच्चे तेल में, जिस तरह से ओवरनाइट गिरावट देखने को मिली। और सुमित बगड़िया के कॉल भी है, वो कह रहे थे कि यहाँ पर बिकवाली करिए। और आप देखिए टॉप 5 लूजर्स में दरअसल 2 मेटल काउंटर्स हैं, हिंडाल्को और वेदांता। कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल के दाम में 2 से 5% की ओवरनाइट गिरावट, और एंग्लो अमेरिकन, ग्लेनकोर और आर्सर मित्तल के शेयर्स में 6 से 8% तक की कमजोरी का असर आप देख सकते हैं मेटल कंपनियों पर। एनएमडीसी जैसे शेयर भी आज प्रेशर में है। इसके अलावा जेएसपीएल में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है, 1% नीचे। लेकिन जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन डीवीआर ये हैं आज के स्टार परफॉर्मर्स। एफएनओ में देखिए जैन इरिगेशन, क्योंकि आशीष ने कहा कि जैन इरिगेशन का डीवीआर आज जैकपॉट स्टॉक का दर्जा रखता है और जैन इरिगेशन का डीवीआर 18% ऊपर, किसी भी वक्त 20%
20% के अपर सर्किट लगने के बेहद करीब है। क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिल रहा है लोगों को, तो शायद वो जैन इरिगेशन ही खरीद रहे हैं इस समय। ये शेयर लगता है कि आज खुलते ही देखिए आप 11-12% ऊपर खुला और उसके बाद अब सर्किट लगाने की तैयारी करता हुआ एचओवी सर्विसेज जैसा मामला लग रहा है। एचओवी सर्विसेज में भी हमने देखा खुलने के बाद 11-12 बजे के आसपास वहां पर सर्किट लगा था और पिछले कई दिनों से एचओवी सर्विसेज का स्टॉक देखिए 5 दिन में 50% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। एचयूएल हालांकि आज संभलने का काम कर रहा है। आप देखिए कल की तेज गिरावट के बाद आज थोड़ा उभरने की कोशिश करता हुआ। अरविंद जैसे शेयर जहां पर कल आपकी नजर थी, आज ये थोड़ा मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आरकॉम में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और फार्मा शेयर थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए ग्लेनमार्क फार्मा, वोखार्ड आज थोड़े स्टेबल हैं। कल भी हमने देखा था वोखार्ड खुला जरूर कमजोर था, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी वोखार्ड के स्टॉक में देखने को मिली थी। दिन के हाइस के आसपास जाकर समाप्ति दी थी। आज भी वोखार्ड मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज भी फॉर चेंज आज देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बाजार शायद वीक है, तो फार्मा शेयरों में आज थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आज जो स्टॉक एक्शन में दिख रहा है सुमित से राय दी जाए उस पर, और वो है जस्ट डायल। सुमित वायदा कारोबार में मैं देख रहा हूँ 740 का हाई बनाया स्टॉक ने और 705-706 तक फिसला। और इस वक्त जो वायदा कारोबार में ये कैश में और वायदा कारोबार में बड़ा फर्क चल रहा है, 20 रुपए से ज्यादा का, 22-23 रुपए का। तो एफएनओ वाला फ्यूचर्स लेके आइए, 722-23 इस वक्त चल रहा है। तो शुरुआती कारोबार में इसने कम से कम कितनी 35 रुपए के आसपास की रेंज दिखा दी। जस्ट डायल क्या ट्रेड करें, क्योंकि 2.5% ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है यहाँ पर। सेल का ट्रेड होगा अनिल जी। जस्ट डायल के अंदर इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वैसे भी ये वीक ही है, इसमें जब भी उछाला आता है तो इसको बेच के ही काम करना चाहिए। इमीडिएटली अगर आज का ट्रेड देखेंगे तो स्पॉट लेवल के हिसाब से 710 का इसके अंदर सपोर्ट है, तो यानी अभी चल रहा है 745 स्पॉट लेवल के हिसाब से। 30 से 35 रुपए की फॉल कंटिन्यूसली और देखने को मिलनी चाहिए। फ्यूचर्स इसके अंदर 20 रुपया शायद डिस्काउंट में चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली लेवल्स एडजस्ट करने होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट डायल के अंदर इस बार दोबारा 700 के लेवल्स ब्रेक होंगे और आने वाले दिनों में हमको 650 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो 745 का जो भी लेवल्स चल रहा है, अगर यहां पर भी सेल इनिशिएट करते हैं तो इंट्राडे के लिए 760 का स्टॉप लॉस बहुत हो गया जस्ट डायल के अंदर, और इमीडिएट टारगेट 710 का हो गया कैश लेवल के हिसाब से। एल्स्टॉम जैसे स्टॉक्स देखिए दबाव में कारोबार करते हुए। दूसरी तरफ मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने जो अपना यूरिया का प्लांट बंद किया है शनिवार से, उसका खामियाजा स्टॉक को भुगतना पड़ रहा है। और शक्ति पंप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बॉम्बे रेयन ये एक और ऐसी कंपनी है जहां पर 165 रुपए प्रति शेयर पर सीडीआर लेंडर्स को, यानी जो बैंक्स हैं, उनको शेयर जारी किए जा रहे हैं। इस खबर के चलते 4% तक की तेजी यहां पर बनी हुई है। जीएमआर इंफ्रा 1.5% मजबूत है। नेटको टाइल में 1% की तेजी, और आप देखिए स्पाइस जेट में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। जेट एयरवेज एक और ऐसा काउंटर जो मजबूती के साथ आज खुला है। बाजार बिल्कुल सुस्त ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। जेट एयरवेज में हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए, अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका भी फायदा इसको मिलता हुआ। थायरोकेयर कल की शानदार लिस्टिंग के बाद आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। आप देखिए 1% की नरमी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल करीब 50% की आप देखिए बेहतरीन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद 38% के आसपास की क्लोजिंग, और आज 1% नर। बिल्कुल, और जैन इरिगेशन डीवीआर डन फॉर द डे, लग चुका है सर्किट ऊपर का, और 20% का मैक्सिमम गेन जो एक दिन में हो सकता है वो हो चुका है। जैन इरिगेशन का स्टॉक खुलते ही दमदार, तो 6 मिनट में अपर सर्किट लग गया इस स्टॉक में। आप देखिए 9:15 पर बाजार खुला और 6 मिनट ही बाजार में लोगों को मिले हैं और अपर सर्किट लगता हुआ अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अच्छे वॉल्यूम करीब 9 लाख शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं अब तक। बिल्कुल, और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आती दिख रही है। जस्ट डायल तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है, 4% का नुकसान हो चुका है। लेकिन जो कमजोरी दिख रही है वेदांता में, उस पर एक राय ली जाए। 2.5% कमजोर है वेदांता का स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 8.5 लाख शेयरों से बढ़ता हुआ नजर आया है। सिमी चार्ट्स देखकर बताएं, क्या 102 रुपए के आसपास वेदांता सही शॉर्ट है इस वक्त? देखिए अनिल जी, एक तो वेदांता बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। आज या कल 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लग रहा है कि 100 के आसपास ये मिलना चाहिए। 100 से 99 के बीच में ये स्टॉक एक बार मिलेगा ऐसा लगता है। जो सेल हम लोग दे रहे हैं वो इंट्राडे के लिए है, और अगर जैसे आज मेटल सारी वीक है, हो सकता है वेदांता थोड़ा सा नीचे जाए, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जितना अच्छा, इसमें मैं ये कह सकती हूँ अगर ये स्टॉक नीचे आता है और 98-99 का लेवल को होल्ड
होल्ड करता है तो वहां पे वापस बाइंग करने की सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जैसा ब्रेकआउट दिया है वो वैसा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ था और बहुत जल्दी ये स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि नीचे बाइंग करने का सोचना पड़ेगा। जो पहले इस रैली में 110-15 के आसपास जिन्होंने वेदांता को मिस किया था, मतलब पहले जो मिस किया था इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन लोगों को फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे बाइंग करने के लिए। इंट्राडे के लिए आज सेल पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है जिसका टारगेट 99 का मैक्सिमम होगा और उससे नीचे अगर मेंटेन करेगा तो मुझे लगता है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बहुत ज्यादा सेल रिकमेंडेशन एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड के लिए मैं नहीं देना चाहती। ऑलराइट, और आप देखिए जैन इरिगेशन के डीवीआर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सुमित, जैन इरिगेशन के डीवीआर के अलावा जैन इरिगेशन भी आप देखिए एफएनओ में 4% मजबूत है, कोई कॉल इस पर? हेमंत, ऑलरेडी जैकपॉट कॉल आया हुआ है तो स्टॉक को तो चलना ही है। वेल, जहां तक जैन इरिगेशन के लेवल्स का सवाल है, देखिए स्टॉक ने जी बिल्कुल ब्रेकआउट दिया हुआ है। 68 के ऊपर ये स्टॉक का ब्रेकआउट है और आज 69-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है जैन इरिगेशन। आई थिंक यहां से स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 74 से 75 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ओवरऑल जो मंदी दिखानी थी जैन इरिगेशन के स्टॉक ने वो दिखा दी है और अब लोअर लेवल से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है पिछले करीब 2 महीनों से। आई थिंक आज इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आज ये क्लोजिंग 68 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली रैली करेगा, जिसके अंदर 74 से 75 तक के लेवल्स हमको बहुत ही जल्दी दिखाएगा। आई थिंक जैन इरिगेशन स्ट्रॉन्ग बाय बन रहा है प्रेजेंट लेवल्स पे। ओके, जैन इरिगेशन अच्छा बाय बन रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स क्या ये एक अच्छा शॉर्ट बन रहा है? क्योंकि 2.5% नीचे है टाटा मोटर्स का स्टॉक और 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, लगभग 8 लाख शेयर नए जुड़ गए हैं। सुमित, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए यहां पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल अनिल जी, आपको ध्यान होगा था अभी 15 मिनट पहले हमने टाटा मोटर्स के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि 4 दिन पहले जो एक फॉल आया था उसको भी इसने एंगल्फ नहीं किया पिछले 3 दिन की तेजी में। वो इंडिकेशन टाटा मोटर्स के लिए सेल साइड के हैं और अभी आज की ओपनिंग के बाद ये कंफर्म हो गया है कि टाटा मोटर्स दोबारा एक बार नीचे जा रहा है। तो हमने बताया था कि बाइंग करनी है तो लोअर लेवल्स पे करनी है और जब तक ये 420 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर दबाव देखने को मिलेगा। अभी ये 393 395 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो 380 से 375 के लेवल्स टाटा मोटर के लिए आ सकते हैं। तो अगर किसी को सेल इनिशिएट करना हो प्योरली इंट्राडे बेसिस पे, अगर प्रेजेंट लेवल्स पे शॉर्ट इनिशिएट करना हो तो 393 395 के आसपास सेल इनिशिएट करें। 403 रुपए का स्टॉप लॉस लगा इसके अंदर और टारगेट 380 से 375 के मान के चले। करियर पॉइंट सिमी, देखिए नंबर्स आने के बाद से किस तरह से फिसला है। अब 7% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? सपोर्ट कहां पर लेगा? देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही मतलब सीमित दायरे में ट्रेड करता है और जब तक ये स्टॉक 105 102 के बीच में है तब तक फ्रेश कोई वीकनेस नहीं दिखता है। ऑलरेडी ये चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है और फ्रेश ब्रेकडाउन तभी मिलेगा जब ये 95 का लेवल तोड़ेगा। और स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि अगर वापस सेलिंग आता है, वॉल्यूम का भी साथ होता है तो बहुत जल्दी ये स्टॉक एटलीस्ट 100 का लेवल तोड़ेगा और उसके बाद 95 का लेवल एक मेजर सपोर्ट है, जो कि रिसेंटली ये स्टॉक बॉटम बना के वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया था। 95 93 वो 93.45 का लो था, वो लो टूटेगा तो फ्रेश वीकनेस आएगी। यहाँ पे सेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि काफी वीक ऑलरेडी है। थोड़ा बहुत उछाल में बेचिए और 93 टूट जाने के बाद वापस बेचिए, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रक्चर वीक ही है। सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। हमने जैन इरिगेशन अब 6% की मजबूती दिखा रहा है, 1-2% ऊपर खुला और आप देखिए अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। डीवीआर तो खैर सर्किट लगा ही चुका है। डीवीआर के साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है मैं आपके सामने ले आऊं फटाफट, M&M फाइनेंस। जरा ये स्टॉक लाइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। और सुमित तैयार रहिएगा, आपसे सवाल लूंगा मैं इस पर क्योंकि यहां पर बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। NSE पर 10 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 0.2% के आसपास हिस्सेदारी बदलती दिख रही है। 308 रुपए 30 पैसे पर यह कारोबार हुआ है। तो M&M फाइनेंशियल में भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ नजर आया है। इस वक्त काफी बड़ा एक्शन है वॉल्यूम के लिहाज से, जहां 10 लाख शेयरों की डिलीवरी का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। क्या ट्रेड बनेगा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? क्या आपकी राय है खरीदारी की M&M फाइनेंस में?
अनिल जी 311 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। 309 रुपया 90 पैसा अभी चल रहा है। जैसे ही 311 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर बाइंग आएगी, जिसके अंदर ये स्टॉक के अंदर 8 से 10 रुपए की चाल देखने को मिलेगी। अगर ये 311 का ब्रेकआउट दे देता है तो 305 के स्टॉप लॉस से ही बाय कर सकते हैं। 1 रुपया बचा है, इसको लेवल ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि वो लेवल के बाद इसके अंदर स्पर्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 8 से 10 रुपए की तेजी हम देख सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर ही। आई थिंक 311 के ऊपर बाय करते हैं तो 305 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 318 से 20 इनिशियली। ओके कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखिए। कावेरी सीड जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, स्टॉक में कल की रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। और नजर रखिए शुगर की कंपनियों पर। देखिए आपके स्क्रीन पर निचले हिस्से में आंध्रा शुगर, केसीपी शुगर, मवाना शुगर, उत्तम शुगर, अपर गैंजिस, लंबी लिस्ट है शुगर कंपनियों की जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। धामपुर और ईआईडी पैरी के आज नतीजे भी आने वाले हैं। एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है तमाम शुगर शेयरों में। सिमी कोई स्टॉक आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है मोमेंटम प्ले किया जाए? हेमंत, अगर शुगर सेक्टर में पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि स्ट्रक्चर सारे अच्छा है और मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है तो लिया जा सकता है, क्योंकि पूरा सेक्टर मोमेंटम में है और मुझे लगता है कि टेक्निकली और रैली पॉसिबल है। एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है बलरामपुर चीनी, उसको छोड़ के अगर दूसरा शुगर देखेंगे तो मुझे लगता है धामपुर शुगर। बहुत सारे ऐसा है जिसमें बाइंग होनी चाहिए। इनफैक्ट एक छोटा सा शुगर कंपनी जो निचले स्तर से काफी अच्छा रिकवरी दिखा है वो है राजश्री शुगर। इसमें भी रुझान कुछ अच्छा ही लग रहा है। ये पूरा टेक्निकल कॉल है और टेक्निकली सारे में ब्रेकआउट्स हैं। मुझे लगता है कि टेक्निकल मोमेंटम अभी भी मेंटेन हो सकता है पूरा सेक्टर में। अच्छा सिमी, एक बात बताइए, एचओवी सर्विसेज का चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है? करीब 5 दिन पहले सीएनबीसी आवाज पर जैकपॉट शेयर रिकमेंड किया गया था और 5 दिन का अगर आपको हम चार्ट दिखा सकें तो आप पाएंगे किस तरह की तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिली है। आप देखिए 7 दिन का चार्ट है ये, 60% का दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। शायद किसी भी मिड कैप ने इस तरह की तेजी नहीं दिखाई है पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन में। तो मिड कैप्स में आउट परफॉर्मर रहा है क्योंकि जैकपॉट का दर्जा इसे मिला था। ये बताइए अब यहां से और ऊपर की कितनी आपको लेवल्स दिखते हैं, चार्ट कैसे लगते हैं? हेमंत, जो ब्रेकआउट इसमें आया है, इनफैक्ट 85 के आसपास ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से ये लगातार चल रहा है। आज भी 125 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मतलब ये अभी भी मेंटेन करने वाला है। मतलब इसमें जो मोमेंटम है वो अभी भी मेंटेन हो सकता है। 119 के आसपास मेजर ब्रेकआउट कल हुआ था और आज का सेशन में अगर 119 का लेवल ये स्टॉक होल्ड करता है तो आगे जाके 145-46 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन और ये स्टॉक मेंटेन करेगा। ये जो मोमेंटम इसने पकड़ा है इसमें मेंटेन होना चाहिए, ये मेंटेन होगा ऐसा लगता है। उसके बाद चाहे ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाएगा पर वापस इसमें बाइंग इमर्ज होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट 120-121 के आसपास हुआ है वो बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होगा। 119 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और अभी भी मेंटेन करेंगे लॉन्ग पोजीशंस। ओके, आदित्य बिरला नो ये एक और स्टॉक है जहां पर कुछ बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। आप देखिए आदित्य बिरला नो में 1 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है इस वक्त। ये हुआ है एनएससी पर। जी हाँ, एनएससी पर यह कारोबार होता हुआ दिखा है आदित्य बिरला नो के स्टॉक पर। और आप देख सकते हैं 858 रुपए इस प्राइस पर यह कारोबार होता हुआ दिखा आदित्य बिरला नो यहाँ पर। जी हाँ, 1 लाख शेयरों का कारोबार 858 रुपए पर हुआ है, तो बड़ा ट्रेड यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आदित्य बिरला नो चूंकि वायदा कारोबार का शेयर है, 1.25% कमजोर है। कोई ट्रेड है यहाँ पर बिकवाली या तेजी का, बताएं सुमित। अब बहुत ही सीमित दायरे में चल रहा है अनिल जी ये स्टॉक और एक छोटी सी रेंज के अंदर ही चल रहा है। 840 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 870 का रेजिस्टेंस है। आई थिंक इधर साइड ब्रेकआउट के बाद ही इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, वरना बीच में इस रेंज में फंस जाएंगे। ऊपर के अंदर अगर ये 870 के ऊपर जाता है तो ही इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जब तक ये 870 के ऊपर नहीं जाता है इसके अंदर एक दबाव देखने को मिलेगा और दबाव में स्टॉक 840 का लेवल दिखा सकता है। और अगर 840 का लेवल ब्रेक होता है तो शायद करेक्शन में 810 के लेवल तक भी आ सकता है। यानी कि इन शॉर्ट जब तक ये 870 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक एक बार स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। 840 और 810 ये 2 लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। राइट, चलिए और जेपी ग्रुप की कंपनियों पर भी नजर रखिए। जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा जो हम आपको खबर बता रहे थे उसका असर देखने को मिल रहा है। नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट अथॉरिटी ने साफ तौर पर माफ कीजिएगा कहा है कि अब 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको अपने ग्राहकों को देने होंगे अगर ये समय पर घर जो इन्होंने कहा था, वादा किया था ग्राहकों से, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो नोएडा का मामला है,
और बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है और आप देखिए तमाम शेयरों पर दबाव देखने ऐसा सब जगह हो तो क्या हो। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है तो इसका हवाला देकर अब बाकी जगह भी लोग इस तरह की मांग करेंगे तो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है और कंज्यूमर्स के लिए बेहतरीन अच्छी खबर कही जाएगी। और नोएडा में काफी लोग फंसे हुए हैं दरअसल पूरे हिंदुस्तान में नोएडा में सबसे ज्यादा एनसीआर नोएडा तो जितनी वहां पर दिक्कतें हैं वो शायद देश के किसी भाग में नहीं है। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। आशीष कुकरेजा, सिमी भौमिक, सुमित बगड़िया, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप देखिए बाजार बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। जैन इरिगेशन 6% मजबूत है वायदा बाजार में और जैन इरिगेशन के डीवीआर 17% की तेजी दिखाने में कामयाब रहा है। ये आज का जैकपॉट शेयर बॉम्बे रेन, एचओवी सर्विसेज, दीपक नाइट्रेट और एक और पॉकेट है। आप देखिए आज फार्मा शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। डॉक्टर रेड्डीज में लोग लगता है अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काटते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आने वाले हैं इस हफ्ते बृहस्पतिवार को। अब 2% मजबूत है और बाकी फार्मा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ग्लेनमार्क, केडिला हेल्थ केयर, केडिला के भी नंबर्स आने वाले हैं। बिल्कुल वोकहार्ट, ये तमाम शेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कुछ मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर्स मेरी लिस्ट में दिख रहे हैं जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए तो ये है इस वक्त का रुझान। यहाँ पर बाजार एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और थायरो केयर के स्टॉक पर नजर रखिए। आप देखिए कल जिस तरह से लिस्टिंग होते ही लोगों ने मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी। आज दूसरे दिन लगातार देखिए कल भी अपने हाई से नीचे जाकर बंद हुआ था। आज भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लोग जो कल चूक गए थे आज शायद यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट से इसी पर राय लेंगे। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय प्रकाश, गुड मॉर्निंग। लिस्टिंग्स गेन्स काफी अच्छे मिल रहे हैं और लोग देखिए उसको वसूलने में लगे हुए हैं। थायरो केयर में जिन्होंने कल वसूला नहीं, क्या आज मौका है, ले लेना चाहिए? महंगा लग रहा है इन लेवल्स पर ये शेयर आपको? देखिए इसमें दो नजरिए हैं थायरो केयर को देखने के। अगर आप उसके फ्यूचर प्लान्स देखें तो हो सकता है ये भाव भी ठीक ठाक लगता है। ओके। बट ये प्लान्स हैं और अगर ये प्लान्स नहीं अमल होते हैं या कोई भी इसमें अड़चन आती है तो ये स्टॉक बहुत महंगा लगने लगेगा। तो इसमें जब अगर गिरावट आएगी कोई मायूसी की वजह से, ऑपरेशनल मायूसी की वजह से, तो बहुत ज्यादा आएगी। तो इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। इसलिए और फिलहाल हो ये रहा है कि लोगों को प्रॉफिट बुक करने की एक वो पड़ी हुई आदत कि इसमें से निकल के हम नेक्स्ट आईपीओ में जाएं। बिल्कुल। तो वही पैसा ज्यादा तो मिले ही कहाँ है लोगों को, शेयर नहीं मिले, इसमें शेयर कम मिले हैं इसलिए थोड़ा सा। पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उज्जीवन की भी लिस्टिंग होनी है और अब एफआईएस की भी अप्रूवल जो आरबीआई ने दे दी है तो लोगों की थोड़ा सा हो सकता है कि चाहत जो है वो थोड़ी सी बदल रही हो कि भाई हम उज्जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने प्रीमियम पर लिस्ट होगा? क्या लग रहा है? प्रीमियम तो अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस न्यूज के आते जो पहले एक्सपेक्टेड था करीब 50-55 उससे ज्यादा ही हो सकता है अब वो। और मार्केट जिस माहौल में है, जिस टाइप का मूड बना है, फिजा जो बनी है, उसके हिसाब से डेफिनेटली लिस्टिंग सही टाइम पे होगा। लेकिन आप ये देखिए टाइमिंग कितना मायने रखता है। पराग फूड को टाइमिंग जो है लिस्टिंग के टाइम जो जैसा माहौल होगा उसकी उम्मीद थोड़ी सी नेगेटिव होने की वजह से भाव थोड़ा भी ज्यादा लगा तो वैसा सपोर्ट नहीं मिला। तो ये मतलब फिजा की बात है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखें तो उज्जीवन, इक्विटास, ये सारे अच्छे शेयर्स हैं। कोई इसमें थायरो केयर में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आए। मेरे हिसाब से 446 या जो भी आई थिंक 446 का भाव दिया था उन्होंने, जो ऑफर किया था उस पर, तो वहां से उस लेवल के ऊपर आप देखें तो 500-510 तक ये आ सकता है स्टॉक। इतना मतलब दैट्स अ फेयर प्राइस दैट कुड कंसोलिडेट ऑन। ओके, जस्ट आयल एक और स्टॉक है प्रकाश, आपसे राय लेना चाहता हूं जो आज का सबसे कमजोर स्टॉक कहा जा सकता है। 4.5% नीचे है ये और कुछ एफआईएस की तरफ से यहाँ पर डाउनग्रेड की खबरें फिर से आई हैं। स्टॉक लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। 6 महीने का चार्ट, 12 महीने का चार्ट अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा। क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास शेयर पड़ा है? क्या बेचकर निकल जाएं, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा ही जो एक बढ़त आई थी इनके एक वो नए ऐप की लॉन्च होने की बलबूते, अब वो मुझे ये लगता है कि बिजनेस इतना कम्पेटिटिव है और इसमें भी उतार चढ़ाव इतनी जल्दी आ जाते हैं। ये वैसा बिजनेस ही जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है कि इसके लंबे साइकिल चलते हैं। इसमें तो अगर आप लोगों की नजरों से गिरे उतर गए तो बहुत जल्दी होता है कि बिजनेस आपका चेंज हो गया, टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो डी ग्रोथ में आ जाती है। तो
अगर लोग इसमें फंसे हुए हैं और नीचे के लेवल से एंट्री की हुई है तो ये लेवल बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कंपनी को इस टाइप की रफ्तार से प्रॉफिट लाना काफी भारी पड़ेगा। तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आज आप देखिए वेदांता में दबाव है 2.5% नीचे, केन में कच्चे तेल की जो गिरावट देखने को मिली उसका असर देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को 2.5% नीचे। ये है एफएनओ के टॉप 5 लूजर्स, और ग्लोबल मेटल्स, माइनिंग स्टॉक और कच्चे तेल में जो प्रेशर बना है उसका असर देखने को मिल रहा है। ये बताइए इनके ऊपर अब आपकी क्या राय बन रही है प्रकाश, कैसे अप्रोच करेंगे इन्हें? जी, कमोडिटीज का और मेटल्स का खास करके जहां तक सवाल है, ग्लोबल प्ले ज्यादा इसमें हो गया है। तो डेटा अगर चाइना से कहीं अच्छा आ गया तो वापस ऊपर चले जाएंगे। अभी थोड़ा दबाव चल रहा है, यूरोप में दबाव है, चाइना के नंबर्स ठीक ठाक नहीं आ रहे, येन में कोई दम नहीं दिख रहा है, इस वजह से इस टाइप का माहौल है। तो मुझे लगता है कि इसमें आदमी लंबे समय के लिए अगर रहे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वो बन सकता है, पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ग्लोबल न्यूज क्या आएगी। बिल्कुल। बट उतार चढ़ाव की वजह से ये है कि जब भी ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, नीचे आया आप लो, तो ये मतलब ट्रेडिंग प्ले बहुत बढ़िया है, जैसे जो ओएमसीज में पिछले 1 साल से रहा है। तो सबसे सिंपल इसका ओएमसीज पे असर जो पड़ता है क्रूड का, जैसे वैसे ही ये बाकी कमोडिटीज का है। बट ओवरऑल आई थिंक कमोडिटीज में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव आने, नेक्स्ट लेग अप जो बोलते हैं, जैसे शुगर में हुआ था। पहली बार जब आया तो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लोग देखते रह गए। दूसरी बार जब आया बोले ये ज्यादा ही कुछ हो गया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जब तीसरा मूव आ रहा है तो मानने में नहीं आ रहा है कि ये अभी भी 25-30% की अपसाइड देगा। तो कमोडिटीज में भी, बाकी कमोडिटीज में भी इस टाइप का होगा ग्लोबल जो है, बट लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। बट नीचे के लेवल्स पे आई थिंक यू शुड बाई कमोडिटीज। ओके, तो निचले स्तर पर कमोडिटीज खरीदारी करने के लिए, लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से हल्के और होते दिख रहे हैं। 40 अंकों का नुकसान आपको सेंसेक्स में दिखेगा, निफ्टी 15 अंक नीचे, मामूली कमजोरी है। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स के हालात को देखते हुए हम कोई खास कमजोर है नहीं, गिर शायद और ज्यादा सकते थे, लेकिन फिलहाल हम इतनी सी गिरावट से ही काम चला रहे हैं। तो ओवरऑल इस वक्त रुझान आपके लिए थोड़ा सा कमजोरी वाला मामला दिख रहा है। हम थोड़ा नीचे आए हैं। हाँ बिल्कुल नीचे आए हैं, लेकिन टाटा मोटर्स में बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। प्रकाश से पूछते हैं। प्रकाश, जेएलआर के रिटेल के नंबर्स तो अच्छे दिखे, अप्रैल के 11% की तेजी देखने को मिली है, और क्रेडिट स्विस कह रहा है 470 का लक्ष्य, मैक्वायरी कह रहा है 500 का लक्ष्य, सिटी, मॉर्गन स्टैनली भी 425-455 के भाव दे रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या ये भी ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक है इसलिए यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है? नहीं, डेफिनेटली दबाव इंटरनेशनल आंकड़ों से रहता है इसमें, बट यूएस के नंबर 1 महीने के हैं सिर्फ, इससे कोई बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रेशर मुझे अब समझ आ रहा है टाटा मोटर्स में है कि जो कमर्शियल व्हीकल का साइकिल हिंदुस्तान में, जो हम बहुत खुश होकर देख रहे थे कि एक अपमूव सा आया और अशोक लेलैंड को फायदा हुआ, आइशर को भी नंबर्स आप देखिए उनके जो कमर्शियल साइड में ठीक ठाक रहे, टाटा मोटर्स के रहे। ये इसका रीजन ये नहीं था कि कोई अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की जो है क्या बोलते हैं रफ्तार बढ़ी है या मात्रा बढ़ी है, कोई इस टाइप का अभी चेंज आया नहीं इंडस्ट्री में। लेकिन ये साइकिल इसलिए बढ़ा कि पिछले 1-1.5 साल में डीजल के भाव घटते रहे और रोड ट्रांसपोर्टर्स ने अपने भाव घटाए हैं। रोड अच्छी हो गई है, इंप्रूवमेंट हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम में, और इस समय में रेलवे का फ्रेट बढ़ा है, करीब 12% बढ़ा है पिछले 1.5-2 साल में। अब जाके रेलवे मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि हम प्राइसेस नीचे करेंगे, वापस रोड को कम्पीट करेंगे। तो जो ट्रैफिक रोड ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हुआ था उसकी वजह से सीवी साइकिल में इंप्रूवमेंट आया था। अब वो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं थमता हुआ दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इसके आगे मिलेगा, और ग्लोबली सेल्स अगर आगे पीछे हो गए तो थोड़ा सा ये स्टॉक ओवररेटेड सा लगने लगता है। तो ये जो नंबर्स की जो गेम है मंथली नंबर्स से, उससे ये उतार चढ़ाव रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक पॉजिटिव है। कंपनी का जो पुराना दर्द था वो सारा अभी मिटा हुआ दिख रहा है। आगे चल के इंप्रूवमेंट नंबर में आएगा तो उसको अच्छा खासा स्टॉक में प्राइस करना बाकी है। बैंक्स, खासतौर से सरकारी बैंक, आंध्रा बैंक ने जो शुरुआत की उसके बाद डरना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, और अब आज पंजाब एंड सिंध बैंक भी और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र सब आने लगेंगे। हाँ, अब ये सारे जो वीक बैंक्स की श्रेणी सारी शुरू हुई है, इससे ये देखना है कि दबाव तो आएगा ही होना है इसमें, कोई नई बात नहीं है, पर कितना दबाव है, मतलब कितना डीप है और कितना समय लगेगा। मेन चीज से ये अंदाजा लगना अनिल जी जरूरी है कि कैपिटलाइजेशन की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। और मुझे ये लगता है कि ये सीजन बैंकों के लिए जो लास्ट सीजन है खराब, जो अप्रैल मई जून का,
इसमें जो भी इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा उससे आप वो करें। तो ये बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है और जितना नीचे जा सकते हैं ये जाने दीजिए इनको, फिर बहुत बढ़िया रुझान बन जाएगा इसके बाद का। ये रिजल्ट सीजन के बाद अगर आप कुछ भी लेना चाहें तो बैंक सबसे बेस्ट रहेगी, पर रिजल्ट सीजन हो जाने दीजिए उसके बाद लीजिए। तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी अ बॉटमिंग आउट प्रोसेस। पक्का ना? पिछली बार भी ऐसा लगा था कि नहीं, बैंक्स की क्योंकि डेडलाइन ड्रिवन है सर, क्योंकि डेडलाइन ड्रिवन रहा है। आरबीआई ने डंडा जो दिया है वो 31 मार्च तक का था, तो अब वो उसके बाद 80 जिनकी रहेगी 2-4 रहेंगे, लेकिन बाकी के जो है वो निकल जाएंगे। चलिए, तो बैंक्स अच्छे खरीदारी का मौका देंगे पीएसयू, लेकिन नतीजे आने के बाद ये राय निकल कर आ रही है। प्रकाश की शुक्रिया प्रकाश आपका समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप देखिए कई बैंक्स हैं अनिल जिसके नंबर्स कल आएंगे, ओबीसी, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक के नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे, इस तरह की संकेत मिल रहे हैं। तो बैंक्स पर नजर रखिएगा। और विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ और बैंक्स हैं। शुक्रवार इंपॉर्टेंट होगा बैंकों के लिहाज से, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, तो काफी मिड कैप बैंक्स हैं जिनके नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं पीएसयू साइड पर। इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। और नजर रखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक पर, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे कह भी रहे थे इस शो में कि यहां पर इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आज अच्छा मजबूती दिखा रहा है, कल के बाद अच्छी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। और एचडीएफसी यानी फिर से देखिए इस 8-10 दिन का स्टार परफॉर्मर रहा है और आज भी यहां पर % की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी बढ़त के साथ ही कारोबार करती हुई। तो ये तमाम शेयर हैं जो आज एक्शन में दिख रहे हैं और बाजार का एक्शन मामूली कमजोरी की तरफ 7,850 पर निफ्टी। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ। दीपेन सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो बाजार के डायरेक्शन पर बनता है, बताइए सर, 8,000 के पार निकलने की संभावना है इस बार, या फिर यही ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेशन वाला मामला दिखता है? तो यदि आप सप्ताह 10 दिन या महीने भर के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे चलता रहेगा, कभी चलेगी कभी गिरेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से 1 साल 2 साल का अगर व्यू बनाना चाहते हैं तो लक्ष्य तो अपना यहाँ से ज्यादा ही होना चाहिए, ये हमारा अंदाज है। क्योंकि विश्व भर में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो आज इंडिया जितनी हेल्दी है। चाहे हम इस घर में रहकर इस घर को जितना भी कोसें विश्व भर में ये 7-7.5% का ग्रोथ देने लायक आज के दिन कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं दिख रही है। चाइना स्लो डाउन से खेल रहा है, डेट बिल्डअप बहुत बड़ा हो गया, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, अभी भी जो डेटा आया एम्प्लॉयमेंट का ठंडा रहा, रेट हाइक होना नहीं है। यूरोप तो भगवान जाने कहां जाने वाला है। ब्रेक्सिट का भी डर, हाँ ब्रेक्सिट का डर है। ग्रेक्सिट हो गया तो अब ब्रेक्सिट आ गया है। तो कमोडिटी हेवी कंट्रीज जितनी हैं जहां पर हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से ग्रोथ दिख रहा था, चाहे ब्राजील हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, ये सारी की सारी ये भी ठंडी पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया ठंडा पड़ गया है, साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं हो रहा है। बट एक विश्व भर में एक भारत खड़ा है जो 7.5% पे खड़ा है और आप लोग कोई मानने को भी तैयार नहीं है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तो अच्छे मौके हैं इंडिया में। इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को परिप्रेक्ष्य में रखें तो चाइना, यूएस, ब्राजील के लिए तो कुछ बड़े डाउनग्रेड्स भी आए जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली। ये बताइए तो सबसे ज्यादा अच्छा सेक्टर आपको कौन सा लगता है भारत में जिस पर भरोसा करना चाहेंगे आप और खरीदारी करने का व्यू है आपका? तो 2 बातें हैं यहाँ पर। कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया मुझे चाहिए कि हो जाए और अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक तो अपनी नई सरकार आई अब 2 साल होने को आ रहे हैं, अगर कोई एक रिफॉर्म बचा है जो लास्ट एक बहुत बड़ा सुपर हर्डल अगर दिखता है इस सरकार के लिए तो वो एनपीए रेजोल्यूशन का है। और यदि एनपीए रेजोल्यूशन के लिए कोई ठोस कदम लिए जाते हैं, हमें कहा जाता है बार बार कि लिए जा रहे हैं, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नए सीईओ आ गए जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करना चालू किया है, छोटी छोटी न्यूज आ रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में रिफॉर्म
होगी, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल चेंज एंड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको पकड़ के उनसे पैसे रिकवर करना, कई केसेस में विलफुल डिफॉल्ट है, कई केसेस में जेन्युइन डिफॉल्ट है बिजनेस साइकिल की वजह से। तो दोनों कारणों को लेकर कैसे रिजॉल्व करना, AQR करने से तो सिर्फ रिकग्निशन होता है, रिस्ट्रक्चरिंग करने से पोस्टपोनमेंट होता है, स्पेशल रिस्ट्रक्चरिंग करने से स्पेशल पोस्टपोनमेंट होता है, 525 करने से पता नहीं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग असली प्रॉब्लम से मुंह मोड़ रहे हैं। और असली प्रॉब्लम ये है कि जब एक कक्षा में जब सारे के सारे बच्चे जो हैं अगर मिसबिहेव करते हैं तो एक दो लोगों को तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, तो बाकी सबके सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो माल्या जी के साथ हो रहा है वैसा? मुझे पता नहीं कि माल्या जी के साथ ये होना चाहिए भी या नहीं, उस पर और काफी सारे लोग हैं जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स जो भी हों, मेरे ख्याल से कई केसेस में डिफॉल्टर्स मनमौजी करके पैसे ले चुके हैं और वापस देने का कोई नामो निशान नहीं है। और PSU बैंक्स उसकी वजह से सफर कर रही हैं, प्राइवेट बैंक्स भी सफर कर रही हैं। ICICI बैंक और एक्सिस में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्सपोजर्स हैं। अगर ये इस बात पर अगर कोई सोल्यूशन निकलता है, एक क्योरिंग निकलती है, कैंसर है, कीमोथेरेपी भी अगर होती है, तो मेरे ख्याल से एक फाइनेंशियल सेक्टर की री रेटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। आज 30% के जैसा वेट है फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स में, तो इससे बहुत बड़ी टेलविंड आएगी। तो आज में तो स्टेट बैंक करीब 1x की जैसी वैल्यूएशन पर है, ICICI बैंक 1x की जैसी वैल्यूएशन पर है। ये सारी बैंक्स 2x के नीचे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आप इनका वेट देखिए इंडेक्स में, तो ICICI बैंक का खास करके। तो हमें लगता है कि ये NPA प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व किया जाए तो बहुत बड़ी मार्केट में टेलविंड आ सकती है। मुश्किल काम है बहुत। प्राइवेट बैंक खरीदेंगे, PSU बैंक खरीदेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदेंगे, या नई श्रेणी जो MFI और तेजी से दो नई MFIs लिस्ट हुई। जी हाँ, क्या खरीदना चाहेंगे? तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि NBFCs भी एक है जो बैंक लाइसेंस के कंटेंडर्स हैं, वो भी एक श्रेणी। बिल्कुल। तो अगर आप NBFCs की तरफ जाना चाहते हैं, और NBFCs में जो स्पेशलिटी एरिया है जिसको माइक्रो फाइनेंस, तो इन दोनों सेक्टर्स में क्या है कि लेंडिंग अपॉर्चुनिटी और मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत सालों की है। इन सेक्टर्स में टिपिकली देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत हाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स का पैसा लेकर स्टार्ट की गई है कई सारी बिजनेसेस, तो उनको उनकी पेडिग्री, उनकी मैनेजमेंट, उनके प्रोसेसेस और उनके इन्वेस्टर्स जो उनको सही मार्ग दिखाएंगे, ये सब उनके पक्ष में है। और लेकिन काफी सारी इन केसेस में आप देखेंगे तो 2x, 3x, 4x जैसी वैल्यूएशंस पर हैं एडजस्टेड बुक बेसिस पर। हमारे कवरेज में SKS माइक्रो फाइनेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे कीमती माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज के दिन SKS होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 5x या 6x जस्टिफाइबल नहीं है इनके लिए, इतना आसान नहीं है ये कहना। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब एक PSU बैंक आपको 1x पर दिख रही है, एक बड़ी सी प्राइवेट बैंक जिसमें एम्बेडेड वैल्यू है इंश्योरेंस बिजनेस का, मनी मैनेजमेंट बिजनेस का, और वो सब को स्ट्रिप आउट करने के बाद अगर आपको ICICI बैंक 1.05 या 1.1x पर दिखती है, तो भला क्यों ना हम इस बात को खेलें कि 2 साल हो गए मोदी जी को, और अब सचमुच जो ठोस कदम लिए जाएंगे उनसे अच्छे दिन आएंगे कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए, यदि आते हैं। बहुत मुश्किल काम है, अभी भी 3 साल और हैं ये सब झाड़ू मारने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं तो शायद यहां पर वैल्यू दिखती है, वहां पर क्वालिटी दिखती है। अब कहीं ना कहीं एक बैलेंस पोर्टफोलियो में आपको दोनों को जगह देनी पड़ेगी। तो मैं आपकी लिस्ट में जो देख रहा था, जो आपकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडियाज, जहां पर मजबूती से आप खरीदारी करने की राय रखते हैं, एक NBFC, सबसे ऊपर चोलामंडलम फाइनेंस। जी। तो चोलामंडलम के केस में देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वैल्यू अगर आप ढूंढने जाएंगे 1x 2x काइंड ऑफ वैल्यूएशंस अगर आप ढूंढेंगे तो उस तरह की वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगी। FY18 की बेसिस पर जब हमने 20-20, 25% अर्निंग्स ग्रोथ फैक्टर किया है, उसके बाद भी FY18 बेसिस पर चोलामंडलम फाइनेंस आज 3.3, 3.35x की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आप सोचेंगे कि इतना महंगा स्टॉक है, मैं कैसे लूं? लेकिन यहां पर 2-3 बातें हैं कि जब ये सिक्लिकलिटी जब इसको फेवर करेगी, जो कि फेवर करना चालू कर दिया है, अभी रीसेंट नंबर्स में भी आप देखेंगे, तो इनके कॉस्ट्स की प्रोपोर्शन से कई ज्यादा
प्रोपोर्शन में इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। और बल्कि कॉस्ट में जो दो बड़े हेड्स हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और प्रोविजनिंग कॉस्ट है, ये दोनों डिसप्रोपोर्शनेटली एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स गिरेंगे। तो आप जो ROA ट्री हम लोग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बनाते हैं, वहां पर इन दोनों में फायदा होगा और ग्रोथ बढ़ेगी। एनपीएज का क्रीशन कम होगा नेक्स्ट 2 सालों में। और मेरे ख्याल से शायद हमने जो नंबर्स बिल्डिंग किए हैं 2 साल आगे के, उसको एक्सीड करने की पूरी गुंजाइश रहेगी, जिस पर 6-12 महीने में लोग फिर से बोलने लगेंगे, अपग्रेड्स आएंगे। तो शायद यहां पर भी सेंसिबल है। मुझे ये कहना मैं जरूरी समझता हूं कि हमने जो चोला के लिए टारगेट प्राइस रखी थी वो ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। इवन आफ्टर रिजल्ट जब हमने देखा था, मेरे ख्याल से 190 करोड़ की नेट प्रॉफिट की थी, उसके बाद जो हमने लिखा था उस प्राइस को भी एक्सीड कर गया है। मुझे पता नहीं यहां पर अभी वैल्यूएशंस की री रेटिंग होगी, अर्निंग्स के अपग्रेड्स आएंगे, लेकिन नेक्स्ट 2 सालों तक मुझे नहीं लगता इस कंपनी को पर कोई बहुत बड़ा आंच आएगा इसकी अर्निंग्स ग्रोथ पर। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर बुलिश है, M&M फाइनेंशियल्स पर आप बुलिश हैं। और इस समय आप देखिए उज्जीवन की लिस्टिंग का जो प्राइस है वो लगभग अब आप देखिए डिटरमाइन हो गया है, इसी भाव के आसपास ये खुलेगा। 21 रुपए की तेजी, 22 रुपए की तेजी के साथ ये खुलने के संकेत दे रहा है। 10% का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन तो काफी बड़ी लगाई जा रही थी, लेकिन थोड़ी ठंडी लिस्टिंग हो रही है। 10% की वैसे अगर आप बाजार में देखते तो अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्योंकि थी कि शायद 40 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए की तेजी दिखाएगा ये लिस्टिंग के दिन, वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्या आपने भी एक्सपेक्टेशन काफी ऊपर की लगा रखी थी? ग्रे मार्केट में तो 50-55 के भाव थे पहले। तो ग्रे मार्केट के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि उज्जीवन और भी 1-2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज शायद पाइप में हैं आने के लिए। उज्जीवन के अलावा भी इक्विटास ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। मैं पर्सनल कैपेसिटी में इक्विटास होल्ड भी करता हूं, ये कह सकता हूं मैं। उज्जीवन में एक छोटा सा अलॉटमेंट रिटेल सेगमेंट में भी हमें मिला है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि ये बिजनेसेस कितने सालों तक ग्रो कर सकती हैं, इनकी मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है। यही पुरानी बातें मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, और इन पर फॉर्मल होमवर्क करना हमारा अभी भी बाकी है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारा होमवर्क कहीं पर भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन देगा अभी तक जो आसार नजर आ रहे हैं। और ये बिजनेसेस स्केलेबल वे में रूरल लैंडिंग, देखिए क्या है, ये जिन लोगों को पैसे लेंड करते हैं वहां तक बैंक्स पहुंची नहीं है, या उस वहां पर लेंड करके बैंक्स को उस बिजनेस को मैनेज करना बिल्कुल ठीक तरह से आया नहीं है अभी तक। और अभी बहुत साल बाकी हैं इसके पहले कि बैंक्स उस तरह से लेंड कर पाएंगी। प्लस इनकी जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है, इनको सिक्योरिटाइज करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि बैंक्स की दूसरी बैंक्स की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पोर्टफोलियोज बिल्ड करने में ये लोग अपने पोर्टफोलियोज को बेच सकते हैं, सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। रूरल इंडिया में अभी फाइनेंशियल पेनिट्रेशन होने में मुझे लगता है और 10-20 साल का खेल बाकी है। तो ग्रोथ है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, अगर एग्जीक्यूशन बढ़िया रहेगा तो ये सारी कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए पैसे बनाएंगी। बिल्कुल। तो ये है राय इन तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमें देने के लिए। बाजार ने की तो शुरुआत डायरेक्शन की तलाश में कमजोरी है, लेकिन बेहद मामूली। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी है। और प्रियंका बताइए कहां पर नजर है आपकी? डॉलर बढ़ रहा है और सोना गिर रहा है, साथ ही में हम मेटल्स में भी गिरावट देख रहे हैं। तो हेमंत, हम कमोडिटी बाजार की ओपनिंग होते ही समझेंगे अपने एक्सपर्ट से कि सोने और मेटल्स में क्या करें। चाइनीज डिमांड को लेकर चिंताओं के वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो वापस आइए, सौदा आपका में कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर रह गया हमारा फोकस।